हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग ऐसे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रांस की क्रांति का सेकंड पार्ट, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रांति पूर्व फ्रांस की स्थिति कैसी थी उसके बारे में। क्रांति पूर्व फ्रांस में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी। तो क्रांति से पूर्व फ्रांस में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी। प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले को कठोर दंड सो दिया जाता था। तो जो लोग प्रोटेस्टेंट धर्म मानते थे उनको कठोर दंड दिया जाता था क्रांति से पूर्व फ्रांस में सरकारी पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं होती थी। और एक और बात थी कि फ्रांस में सरकारी पदों पर जो भी नियुक्ति होती थी वह योग्यता के आधार पर नहीं होती थी। ऊंचे ऊंचे पदों की बिक्री हो जाती थी। क्रांति पूर्व फ्रांस में कोई सर्वदेशीय यानी एक सा कानून नहीं था। तो क्रांति से पूर्व फ्रांस में कोई एक कानून नहीं था, सभी प्रांतों के लिए अलग अलग कानून थे। उस समय फ्रांस में करीब 360 कानून विभिन्न प्रांतों में लागू थे। एक कचहरी से सजा पाया व्यक्ति दूसरे कचहरी से मुक्त हो जाता था। तो एक कचहरी से सजा पाया व्यक्ति जो था वह दूसरे कचहरी में जाके मुक्त हो जाता था। एक स्थान पर जो कानून था वह दूसरे स्थान पर गैर कानूनी था। तो एक स्थान पर जो कानूनी था वह दूसरे स्थान पर देखा जाए तो गैर कानूनी था। असमानता और विशेषाधिकार के कारण फ्रांस का समाज दो वर्गों में विभाजित था। तो असमानता और विशेषाधिकार के कारण फ्रांस का समाज जो था दो वर्गों में विभाजित था। पहला वर्ग सामंतों, कुलीनों और पादरियों का था। दूसरा वर्ग किसानों, मजदूरों, कारीगरों, व्यापारियों और मध्यम वर्गीयों का था। पहले वर्ग को तमाम विशेषाधिकार प्राप्त थे, जबकि दूसरा आम वर्ग सभी सुविधाओं से वंचित था। तो पहले वर्ग को सभी तमाम विशेषाधिकार जो थे प्राप्त थे, परंतु दूसरा वर्ग आम वर्ग जो था वह सुविधाओं से वंचित था। हम लोग पहले पादरी वर्ग के बारे में देखेंगे। चर्चों का अलग संगठन और अपने न्यायालय थे। तो चर्चों का अलग संगठन और अपना अलग न्यायालय था। उनके विरुद्ध असंतोष का एक प्रमुख कारण उनके सामंती अधिकार थे, जिन्हें वे कठोरता से लागू करते थे। फ्रांस का पादरी वर्ग धनी और शक्तिशाली था। तो फ्रांस का पादरी वर्ग जो था वह धनी और शक्तिशाली था। पादरियों की संख्या लगभग 1,30,000 थी, जिनमें लेकिन फ्रांस की ज़मीन का 5वां भाग उनके अधिकार में था। तो फ्रांस की ज़मीन का 5वां भाग जो था वह पादरियों के अधिकार में था। फ्रांस का पादरी वर्ग स्वयं कर मुक्त था, पर उन्हें जनता पर कर लगाने का अधिकार प्राप्त था। तो फ्रांस का पादरी वर्ग जो था स्वयं कर मुक्त था, परंतु उसे जो था जनता पर कर लगाने का अधिकार प्राप्त था। अब हम लोग कुलीन वर्ग के बारे में देखेंगे। कुलीनों का स्थान पादरियों के बाद था। तो कुलीनों का स्थान पादरियों के बाद था। इनकी संख्या लगभग 1,40,000 थी। तो कुलीनों की संख्या लगभग 1,40,000 थी। अपने दुर्व्यसनों के कारण ये कर्ज में डूबे रहते थे, फिर भी इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त था। उनके कर्मचारी किसानों को सताकर धन वसूलते थे। अब हम लोग किसान वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, इनकी कैसी स्थिति थी। तो किसानों और मजदूरों का वर्ग सबसे अधिक शोषित था। तो देखा जाए तो किसानों और मजदूरों का वर्ग जो था सबसे अधिक आर्थिक शोषित था। किसानों को सप्ताह में 3 दिन जमींदारों की भूमि जोतने बोने का मुफ्त काम करना पड़ता था। तो किसानों को सप्ताह में 3 दिन जमींदारों की भूमि जोतने बोने का मुफ्त काम करना पड़ता था। प्रत्येक किसान परिवार को अपने सदस्यों की संख्या के अनुसार राजा के एजेंटों से नमक खरीदना पड़ता था। तो प्रत्येक किसान परिवारों को अपने सदस्यों की संख्या के अनुसार जो है राजा के एजेंटों से नमक जो है खरीदना पड़ता था। नमक के व्यापार पर फ्रांसीसी सरकार राजा यानी का एक अधिकार था। तो नमक के व्यापार पर राजा का अधिकार था। सरकार किसी भी मूल्य पर नमक बेच सकती थी। अपनी रक्षा के लिए किसानों को जमींदारों को अलग से वार्षिक कर देना पड़ता था। तो अपनी रक्षा के लिए किसानों को जमींदारों को अलग से वार्षिक कर जो है देना पड़ता था। राजकीय कर का लगभग सारा भार किसानों को ही देना पड़ता था। तो देखा जाए तो राजकीय कर का लगभग सारा भार जो था किसानों पर ही था। उनकी आय का करीब 80% कर चुकाने में ही चला जाता था। अपने कष्ट के लिए फ्रांसीसी किसान राजा को उत्तरदायी मानते थे। तो अपने कष्ट के लिए फ्रांसीसी किसान राजा को उत्तरदायी मानते थे, क्योंकि राज्य की ओर से उनकी दशा को सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता था। अब हम लोग देखेंगे मजदूर वर्ग के बारे में। मजदूरों और कारीगरों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने से उद्योग धंधों का विकास हुआ, पर हस्तकला पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। हाथ से काम करने वाले शिल्पी मशीन से प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। अतः फ्रांस में घरेलू उद्योग धंधे बंद हो गए और बेरोजगारी की भीषण समस्या उत्पन्न हो गई।
देहात के मजदूर बेकार होकर रोजगार की खोज में पेरिस चले गए। तो देहात के मजदूर जो थे बेकार होकर रोजगार की खोज में पेरिस चले गए। फ्रांस के समय इनका बड़ा गिरोह तैयार हो चुका था। तो क्रांति के समय देखा जाए तो फ्रांस में क्रांति के समय मजदूरों का गिरोह जो है तैयार हो चुका था। उग्रवादी क्रांतिकारी नेताओं ने मजदूरों को क्रांति के लिए आसानी से संगठित किया क्योंकि वे बेरोजगार थे। तो उग्रवादी क्रांतिकारी नेताओं ने मजदूरों को क्रांति के लिए आसानी से संगठित किया क्योंकि वे बेरोजगार थे, घोर आर्थिक कष्ट में थे और राज्य के प्रति उनके मन में आक्रोश था। क्रांति की भूमिका तैयार करने में किसानों और मजदूरों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। तो देखा जाए तो क्रांति की भूमिका तैयार करने में किसानों और मजदूरों का योगदान जो था अत्यंत महत्वपूर्ण था। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्यम वर्ग के बारे में। 18वीं शताब्दी में उद्योग और व्यापार के विकास के कारण फ्रांस में एक नए वर्ग मध्यम वर्ग की उत्पत्ति हुई। तो 18वीं शताब्दी में उद्योग और व्यापार के विकास के कारण फ्रांस में एक नए वर्ग मध्यम वर्ग की उत्पत्ति हुई। व्यापारी, वकील, लेखक, पत्रकार, कलाकार, शिक्षक, डॉक्टर, साहित्यकार तथा निम्न पदस्थ सरकारी अधिकारी मध्यम वर्ग में आते थे। तो देखा जाए तो मध्यम वर्ग में कौन कौन व्यक्ति आते थे? तो व्यापारी, वकील, लेखक, पत्रकार, कलाकार, शिक्षक, डॉक्टर, साहित्यकार तथा निम्न पदस्थ सरकारी जो थे वह मध्यम वर्ग के अंतर्गत आते थे। मध्यम वर्ग के पास धन था, योग्यता थी, फिर भी कुलीन उन्हें अपमानित करते थे। उन्हें सामाजिक असमानता बहुत अखरती थी। मध्यम वर्ग चाहता था कि सरकारी उच्च पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर हो, न कि कुलीन वंश का होने या किसी खास व्यक्ति या वर्ग का होने के आधार पर हो। अतः वे समाज में के सामंती ढांचे को नष्ट होते देखना चाहते थे। तो मध्यम वर्ग के लोग जो थे वह समाज के सामंती ढांचे को नष्ट होते हुए देखना चाहते थे। मध्यम वर्ग की एक महिला मदाम रोला को एक बार एक जमींदार ने भोज में बुलाया पर उसे नौकर के घर में खाने को दिया। एक मध्यम वर्ग की औरत को एक नाटक घर के उच्च कक्षा से निकाल दिया गया जो कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित था। अतः सामाजिक असमानता की भावना मध्यम वर्ग को बहुत अखरती थी। नेपोलियन अक्सर कहा करता था, फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था? उसका वास्तविक कारण कुलीनों का घमंड था, स्वाधीनता तो महज एक बहाना था। तो नेपोलियन का कहना था कि फ्रांस की क्रांति का वास्तविक कारण देखा जाए तो कुलीनों का घमंड था, स्वाधीनता तो महज एक बहाना था। फ्रांस का मध्यम वर्ग सामाजिक समता चाहता था और क्रांति का यह एक प्रमुख कारण था। अब हम लोग देखेंगे बौद्धिक वर्ग के बारे में। इतिहासकार कैटेलवी ने कहा है, फ्रांस की राजक्रांति को सभी तरह के लेखकों ने तैयार किया था। तो इतिहासकार कैटेलवी ने कहा कि फ्रांस की राजक्रांति को सभी तरह के लेखकों ने तैयार किया था। उस समय फ्रांस में अनेक महान विचारक और दार्शनिक हुए। उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा राजा के दैवी अधिकारों को गलत बताया, समाज में प्रचलित बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया, सामाजिक तथा राजनीतिक खोखलापन को प्रकट किया। इन लेखकों में मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो विशेषकर उल्लेखनीय है। तो फ्रांस की क्रांति में देखा जाए तो लेखकों का नाम में तो मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो का नाम आता है। फ्रांस की राजक्रांति को अभिप्रेरित करने वाले अन्य बौद्धिकों में उल्लेखनीय है मिराबो, दांते, लफायते, मारा, कार्नो, रोबेस्पियर, शिए, सेंट जस्ट और दिदरो। फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक योगदान रूसो, वोल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू के क्रांतिकारी विचारों का था। तो फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक योगदान रूसो, वोल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू के क्रांतिकारी विचारों का था। मॉन्टेस्क्यू राजतंत्र और सत्ता के विकेंद्रीकरण का प्रबल विरोधी था। तो मॉन्टेस्क्यू जो था वह राजतंत्र और सत्ता के विकेंद्रीकरण का प्रबल विरोधी था। उसने राजा के दैवी अधिकार सिद्धांत की तीखी आलोचना की और इसे भ्रामक बताया। कानून की आत्मा मॉन्टेस्क्यू की प्रसिद्ध राजनीतिक रचना है। तो कानून की आत्मा जो है मॉन्टेस्क्यू की प्रसिद्ध राजनीतिक रचना है। मॉन्टेस्क्यू संसदीय शासन का समर्थक था। उसने निरंकुशता की निंदा की और स्वतंत्रता के लिए राजा की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक बताया। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार इंग्लैंड का शासन संसार में सर्वश्रेष्ठ था क्योंकि वहाँ शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं थी, बल्कि सरकार के विभिन्न अंगों का संचालन अलग अलग एक दूसरे से स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा होता था।
तो मॉन्टेस्क्यू के अनुसार इंग्लैंड का शासन संसार में सर्वश्रेष्ठ था, क्योंकि वहाँ शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं थी। तो इंग्लैंड में शक्ति जो थी किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं थी, बल्कि सरकार के विभिन्न अंगों का संचालन अलग अलग एक दूसरे से स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा होता था। मॉन्टेस्क्यू के क्रांतिकारी व नवीन विचारों का फ्रांस के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। वॉल्टेयर चर्च की रूढ़िवादिता और शोषण का कट्टर विरोधी था। पादरियों के भ्रष्टाचार और अंधविश्वास का प्रबल विरोधी वॉल्टेयर का कहा करता था, उस बदनाम संस्था यानी चर्च को कुचल दो। तो पादरियों के भ्रष्ट और अंधविश्वास का प्रबल विरोधी वॉल्टेयर कहा करता था कि उस बदनाम संस्था यानी चर्च को जो है पूरी तरह से कुचल दो। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन वॉल्टेयर का है। तो वॉल्टेयर का कथन है 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन जो है उत्तम है। वॉल्टेयर जनतंत्र में विश्वास नहीं रखता था, वह परोपकारी निरंकुश शासन में विश्वास रखता था। लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की प्रसिद्ध रचना है। तो लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की प्रसिद्ध रचना है। रूसो एक महान दार्शनिक था। तो रूसो एक महान दार्शनिक था। फ्रांस की जनता पर उसके क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव सबसे अधिक था। तो रूसो एक महान दार्शनिक था और फ्रांस की जनता पर उसके क्रांतिकारी विचारों का सबसे अधिक जनता पर प्रभाव था। रूसो एक नए समाज का संगठन समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आधार पर करना चाहता था। तो रूसो जो था एक नए समाज का संगठन करना चाहता था, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आधार पर समाज का संगठन करना चाहता था। नेपोलियन कहा करता था यदि रूसो न होता तो फ्रांस में राजक्रांति असंभव थी। तो नेपोलियन ऐसा कहा करता था कि यदि रूसो न होता तो फ्रांस में राजक्रांति असंभव थी। सामाजिक समझौता सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है रूसो की प्रसिद्ध रचना है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो रूसो की प्रसिद्ध रचना है। रूसो को फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। तो फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो रूसो को। रूसो ने राजा के दैवीय अधिकार सिद्धांत पर करारी चोट की और बतलाया कि समाज का निर्माण समझौते द्वारा हुआ है। राजा और राजा की शक्ति का आधार समझौता है, न कि दैवीय अधिकार। रूसो की प्रसिद्ध उक्ति है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो रूसो की प्रसिद्ध उक्ति है यानी कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। दिदरो की प्रसिद्ध रचना है विश्वकोश। दिदरो ने विश्वकोश के माध्यम से एक तंत्रीय शासन, सामंतवाद, कर व्यवस्था, शोषण, अंधविश्वास और न्याय व्यवस्था के खोखलेपन तथा दास प्रथा के दोषों से लोगों को अवगत कराया। दिदरो लिखित विश्वकोश ने फ्रांस की जनता का ज्ञानवर्धन कर क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। तो दिदरो लिखित विश्वकोश ने फ्रांस की जनता का ज्ञानवर्धन कर क्रांति का मार्ग जो है प्रशस्त किया। यूरोप में राष्ट्रीयता का उदय सर्वप्रथम फ्रांस में ही हुआ। तो देखा जाए तो यूरोप में राष्ट्रीयता का उदय जो है सर्वप्रथम फ्रांस में ही हुआ। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप यूरोप में राष्ट्रीयता का उदय हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रांति के पश्चात फ्रांस की स्थिति कैसी हो गई उसके बारे में। क्रांति के बाद फ्रांस की स्थिति को देखते हैं अब हम लोग। 21 जनवरी 1793 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने राजा लुई 16वां को फांसी पर लटका दिया। तो 21 जनवरी 1793 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने राजा लुई 16वां को फ्रांस पर लटका दिया। राजा की हत्या का फ्रांस की आंतरिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो राजा की हत्या का फ्रांस की आंतरिक स्थिति पर जो है गहरा प्रभाव पड़ा। किसानों ने गणतंत्र के विरुद्ध विद्रोह कर दिया क्योंकि वे गणतंत्र को राजा का हत्यारा मानते थे। क्रांतिकारियों ने गणतंत्र की रक्षा के लिए फ्रांस में आतंक के राज की स्थापना की। तो क्रांतिकारियों ने गणतंत्र की रक्षा के लिए फ्रांस में आतंक के राज की स्थापना की। यह भविष्य में गणतंत्र के पतन का कारण बना। कारणों के नेतृत्व में बाहरी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया। मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध में राष्ट्रीय सेना को भारी सफलता हासिल हुई। राष्ट्रीय कन्वेंशन ने देश के व्याप्त आंतरिक अव्यवस्था को दूर करने के लिए एक सार्वजनिक सुरक्षा समिति की स्थापना की। राष्ट्रीय कन्वेंशन ने देशद्रोहियों, राज समर्थकों और क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र करने वालों को सजा देने हेतु एक क्रांतिकारी न्यायालय की स्थापना की। शंका के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कानून बना। तो शंका के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कानून बना। राष्ट्रीय कन्वेंशन ने निर्दयता से प्रांतीय विद्रोह को कुचला और आतंकवादी तरीकों से हजारों लोगों की हत्या की। राष्ट्रीय कन्वेंशन ने समय परिस्थिति से बाध हो जहाँ भीषण रक्तपात किया वहीं कुछ महत्वपूर्ण सुधार भी किया। राष्ट्रीय कन्वेंशन के महत्वपूर्ण सुधार को अब हम लोग देखेंगे।
फ्रांसीसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। तो फ्रांसीसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार दिया गया। न्याय उत्तराधिकारी कानून बना। अब संपूर्ण संपत्ति समस्त उत्तराधिकारियों में समान रूप से बांट दी जाती थी। बाजार में वस्तुओं का मूल्य निश्चित कर दिया गया। तौलने तथा मापने के लिए दशमलव विधि का प्रयोग किया गया। धर्म को निजी विश्वास की वस्तु माना गया। धर्म को राष्ट्रीय अलग कर दिया गया। भगोड़े कुलीनों की संपत्ति सरकारी संपत्ति घोषित कर दी गई। श्रमिकों का पारिश्रमिक तय कर दिया गया। दैनिक उपयोग की वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिए गए। विवाह तथा तलाक से जुड़े नियम सरल बना दिए गए। अब हम लोग देखेंगे क्रांति के बाद नया संविधान के बारे में। 1794 ईस्वी में राष्ट्रीय कन्वेंशन ने फ्रांस के लिए एक नया संविधान तैयार किया। तो 1794 ईस्वी में राष्ट्रीय कन्वेंशन ने फ्रांस के लिए एक नया संविधान तैयार किया। नए संविधान में उच्च मध्यम वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा का ख्याल रखा गया। वास्तविकता व्यवस्थापिका के सदस्य वे ही हो सकते थे जिनके पास अचल संपत्ति हो। तो व्यवस्थापिका के सदस्य वे लोग ही हो सकते थे जिनके पास अचल संपत्ति होती थी। मतदान का अधिकार केवल उन्हें मिला जिनके पास संपत्ति थी और जो राज्य को कर दिया जा करते थे। तो मतदान का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया गया जिनके पास संपत्ति थी और जो राज्य को कर दिया करते थे। सभी लोगों को मतदान का अधिकार जो है नहीं दिया गया था। अब हम लोग डायरेक्टरी के बारे में पढ़ेंगे। प्रशासन का दायित्व 5 सदस्यों वाली एक समिति को सौंपा गया। तो प्रशासन का दायित्व 5 सदस्यों वाली एक समिति को सौंपा गया था। इस समिति को डायरेक्टरी कहा गया। व्यवस्थापिका सभा द्वारा डायरेक्टरी के सदस्य निर्वाचित होते थे। इनके चुनाव में जनता की कोई सीधी भूमिका नहीं थी। तो व्यवस्थापिका सभा द्वारा डायरेक्टरी के सदस्य जो है निर्वाचित होते थे और इनके चुनाव में जनता की कोई सीधी भूमिका नहीं थी। गणतंत्र पर मध्यम वर्ग का कठोर नियंत्रण बना रहा। तो देखा जाए तो गणतंत्र पर जो है मध्यम वर्ग का कठोर नियंत्रण बना रहा। साधारण जनता किसान मजदूर के लिए गणतंत्र में कोई भूमिका नहीं थी। डायरेक्टरी का शासन कायम होने से 26 अक्टूबर 1795 ईस्वी को राष्ट्रीय कन्वेंशन स्वयं समाप्त हो गया। तो डायरेक्टरी का शासन कायम होने से 26 अक्टूबर 1795 ईस्वी को राष्ट्रीय कन्वेंशन स्वयं जो है समाप्त हो गया था। डायरेक्टरी का बदनाम शासन 1795 से 1799 ईस्वी तक रहा। तो देखा जाए तो डायरेक्टरी का बदनाम शासन 1795 से 1799 ईस्वी तक रहा। डायरेक्टरी नामक समिति के सदस्य घोर स्वार्थी और भ्रष्ट साबित हुए। उनका शासन बदनामी के दागों से भर गया। डायरेक्टरी ने जनता तथा देश की दशा सुधारने की कोई कोशिश नहीं की। डायरेक्टरी के सदस्य प्रजातंत्र के